अगर मुझे पता होता कि ताऊ जी की वो सफ़ेद कड़क धोती कुर्ता और कंधे पर रखा भारी रेशमी दुपट्टा शक्ति की पहचान नहीं बल्कि मेरी बर्बादी का कारण बनेगा, तो मैं भूख से मर जाता या अपनी जान दे देता। पर उस मनहूस मिल की सीढ़ियाँ कभी न चढ़ता। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान साफ था, पर मेरे कमरे की छत पर घबराहट नाच रही थी। जब मैंने ताऊ जी की गद्दी पर बैठकर उनकी ही तरह पैर पर पैर चढ़ाकर हुक्के का कश लिया, तो मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस कुर्सी को मैं राज सिंहासन समझ रहा हूँ, वो दरअसल बारूद का ढेर है। और जिसे मैं ताऊ जी का रौब समझता था, वो उस तूफान से पहले की चुप्पी है जो हंसते बसते घरों को निगल जाती है। घड़ी की टिक टिक मेरे दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। कमरे में घना अंधेरा था। बस खिड़की से आती गली की रोशनी की एक हल्की लकीर फर्श पर पड़ रही थी। मैंने ताऊ जी का पूरा भेष बना रखा था। वही चंदन की खुशबू, वही अंदाज, वही रूप। मेरी योजना बहुत सरल थी, बस एक रात के लिए मालिक बनने का एहसास पाना और ख़ुद को ये यकीन दिलाने का नाटक करना कि मैं भी शासक बन सकता हूँ। पर तभी अचानक दरवाजे की कुंडी हिली और वो आवाज़ किसी हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर लगी। इतनी रात को ताऊ जी के कमरे में कौन हो सकता था? मैंने अपनी सांस रोक ली और ताऊ जी की वो बात मेरे कानों में किसी भविष्यवाणी की तरह गूंजने लगी, जो उन्होंने कल ही मुझे कही थी। बेटा, तुझसे अपनी पत्नी तो संभलती नहीं, फैक्ट्री क्या क्या खाक संभालेगा। उस समय मुझे लगा था कि ये एक कंजूस बूढ़े सेठ का ताना है। पर जब दरवाज़ा धीरे से खुला और एक साया दबे पैर अंदर आया, तो मेरे होश उड़ गए। मेरे शरीर का खून जम गया। वो साया किसी अजनबी का नहीं था और उसकी खुशबू मेरे लिए अनजानी नहीं थी। मगर उसके हाथ में जो चमकती हुई चीज़ थी, वो ज़रूर प्यार की निशानी नहीं थी। उस रात मैंने ताऊ जी के कपड़े पहनकर सिर्फ उनका रूप नहीं लिया था, बल्कि मैंने उनकी मौत को ओढ़ रखा था। ये कहानी आज रात शुरू नहीं हुई थी। इसकी बुनियाद तो बरसों पहले उसी दिन पड़ गई थी, जब मैंने होश संभाला और ख़ुद को उस हवेली के पीछे बने दो कमरों के क्वार्टर में पाया। हमारे और ताऊ जी के बीच सिर्फ एक दीवार थी, पर वो दीवार चीन की दीवार से भी ज़्यादा ऊंची और मजबूत थी। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ दौलत का नाच। इधर अंधेरा था तो उधर दीपकों की रोशनी। अमरनाथ टेक्सटाइल मिल्स शहर के लोगों के लिए एक बड़ा नाम था। हज़ारों मज़दूरों का घर चलता था। पर मेरे लिए वो एक ऐसा राक्षस था जो मेरा बचपन, मेरी जवानी और मेरी इज्जत खा गया था। मेरे पिता के देहांत के बाद ताऊ जी ने हमें बेसहारा तो नहीं छोड़ा था। रोटी कपड़ा मिलता रहा, पर इज्जत कभी नहीं मिली। वो दान देते थे, अधिकार नहीं। मैं रोज़ सुबह मिल के बड़े लोहे के गेट पर खड़ा होता और मेरी आंखों में उम्मीद नहीं, भीख होती थी। फिर ताऊ जी की बड़ी गाड़ी गेट से अंदर आती। वो पिछली सीट पर सफ़ेद साफ कपड़ों में उसी पारंपरिक गंभीरता के साथ बैठे होते। मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता और उम्मीद करता कि शायद आज गाड़ी रुकेगी, शीशा नीचे होगा और वो कहेंगे, आ जाओ भतीजे, आज से गद्दी तुम संभालो। मगर गाड़ी कभी नहीं रुकी। वो कभी नहीं मुस्कुराए और ऐसे निकल जाते जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि गेट का कोई बेजान खंबा हूँ। ये खामोशी मेरे अंदर गुस्सा भर रही थी। मुझे लगता था कि वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहे हैं। वो चाहते थे कि मैं उम्र भर उनके टुकड़ों पर पलूं। घर आता तो हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब होते। वहाँ गरीबी का राक्षस मुंह खुले खड़ा रहता। मेरी और मेरी पत्नी की शिकायत भरी आंखें मेरा स्वागत करती। कब तक? वो अक्सर पूछती कि हम कब तक ऐसे ही बेइज्जत होते रहेंगे। तुम्हारा अधिकार है उस मिल पर। तुम्हारे बाप ने भी खून पसीना दिया था। जाओ और अपना अधिकार छीन लो अगर वो नहीं देते। उसकी बातें मेरे सुलगते गुस्से पर तेल का काम करती। मैं मर्द था और मेरी गैरत मुझे झकझोरती थी। मुझे लगता था कि मेरी नाकामी की एकमात्र वजह ताऊ जी की ज़िद है। मैं काबिल था, मेहनती था, बस मुझे मौका नहीं मिल रहा था। पर मुझे क्या पता था कि काबिलियत और ज़िद में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और फिर वो दिन आ ही गया जब मेरे धैर्य का बांध टूट गया। मैंने फैसला कर लिया कि अब और भीख नहीं मांगूंगा। अब आर या पार की बात होगी। मैं नहीं जानता था कि यह फैसला मुझे किसी अंधी खाई में धकेलने वाला है।
ताऊ अमरनाथ इंसान नहीं बल्कि पत्थर के वो पुतले थे, जिनके सीने में दिल की जगह शायद कैलकुलेटर धड़कता था। उनका रौब उनकी आवाज़ में नहीं बल्कि उनकी रहस्यमयी खामोशी में था। मिल के बड़े हॉल में जब वो दाखिल होते तो हज़ारों मशीनों का शोर भी जैसे दम तोड़ देता था। वो सिर्फ उंगली के इशारे से काम कराते और बड़े बड़े मैनेजर उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते, जैसे उनकी सांसें ताऊ जी के हुक्म पर टिकी हों। मैं अक्सर मिल की खिड़की से छुपकर उन्हें देखता और सोचता कि ये कौन सा मुश्किल काम है, बस सफ़ेद कपड़े पहनकर और हाथों को पीछे बांधकर मशीनों के बीच चक्कर लगाना ही तो है। हुक्म चलाना दुनिया का सबसे आसान काम है। मेरी नादान सोच को लगता था कि ताऊ जी की ये शान शौकत मेहनत नहीं बल्कि किस्मत का खेल है, जो मुझसे सिर्फ थोड़ी दूर खड़ी है। मगर ये दूरी तय करना इतना सरल नहीं था। घर का मोर्चा मिल से भी ज़्यादा गर्म रहता था। मेरी पत्नी बाहर से शांत स्वभाव की थी, पर उसकी ज़बान कैंची की तरह चलती थी। वो मुझे मेरी हर नाकाम घड़ी याद दिलाती, और जब ताऊ जी के यहाँ से मिठाई या खाने का थाल आता तो उसे जहर के प्याले की तरह देखती। उस रात भी ऐसा ही हुआ। बिजली कटी थी और उमस ने जीना दूभर कर रखा था। पत्नी पसीने में लथपथ पंखा चल रही थी कि तभी अचानक जनरेटर की आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ हमारे घर से नहीं बल्कि दीवार की दूसरी तरफ ताऊ जी की हवेली से आई थी। वहाँ तुरंत एसी चलने लगे और यहाँ हमारा अंधेरा और ज़्यादा गहरा हो गया। उसने पंखा ज़मीन पर पटक दिया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक ऐसी मांग थी जिसने मेरी पुरुषत्व को चुनौती दी। उसने गुस्से में कहा, कब तक हम कीड़े मकोड़ों की तरह जिएंगे? तुम्हारे ताऊ सुकून की नींद सो रहे हैं और तुम यहाँ गर्मी में सड़ रहे हो। जाओ और अपना हक छीन लो। अगर आज बात नहीं की तो तुम इस घर के मर्द नहीं हो। उसके स्वर की मार तलवार से भी ज़्यादा तेज़ थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर करवटें बदलता रहा और मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि मैं हकदार हूँ, मैं वारिस हूँ। ये मिल, ये गाड़ी, ये जनरेटर, ये सब मेरा भी तो है। ताऊ जी ने मेरे पिता का हिस्सा दबा रखा है। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, शीशे में खुद को देखा और अपनी मूँछों पर ताव दिया। मुझे शीशे में एक मायूस बेरोज़गार नहीं बल्कि एक होने वाला सेठ नज़र आ रहा था। गुस्से और जोश का एक तूफान मेरे अंदर उमड़ रहा था। मैं घर से निकला और सीधा मिल की ओर चल दिया। आज मैं गेट पर खड़ा होकर नमस्ते करने वाला नहीं बल्कि आज मैं अपना हिसाब लेने जा रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं शेर की मांद में हाथ डालने जा रहा हूँ और वहाँ मुझे ऐसे अपमान का सामना करना पड़ेगा जो मेरी आत्मा को ज़ख्मी कर देगा। मिलकर लोहे का गेट पार करते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई किला जीतने जा रहा हूँ। चौकीदार ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने उसे हाथ के इशारे से ऐसे झटक दिया जैसे वो कोई मक्खी हो। मेरी आंखों में जो पागलपन था शायद वो उसे भाप गया, इसलिए वो पीछे हट गया। अंदर मशीनों का शोर बहुत ज़्यादा था। ये शोर मेरे लिए संगीत था, दौलत का संगीत। मज़दूर अपने कामों में मगन थे, पर मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था। मेरी नज़रें सीधा कांच के उस केबिन पर टिकी थीं जहाँ वो खामोश राजा विराजमान था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दिए बिना हैंडल घुमाया और अंदर चला गया। बाहर की गर्मी और शोर एकदम ख़त्म हो गया और एसी की ठंडक ने मेरा स्वागत किया। ताऊ जी मेज़ पर झुके कुछ फाइलें देख रहे थे। उन्होंने सर उठाकर मुझे नहीं देखा, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि मैं आने वाला हूँ। उनकी ये बेरुखी मेरे गुस्से को और हवा दे गई। मैंने दोनों हाथ मेज़ पर रखे और ऊंची आवाज़ में बोला, ताऊ जी, बस बहुत हो गया। अब मैं और चुप नहीं रहूँगा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और मिल में नौकरी चाहिए। मैं आपका खून हूँ। अगर आप दूसरों को मैनेजर बना सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? ताऊ जी ने इत्मीनान से फाइल बंद की, चश्मा उतारा और मेज़ पर रख दिया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न हैरानी। वो अपनी गद्दी पर आराम से बैठ गए और गहरी नज़रों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी निगाहों में वही अजीब सी गहराई थी जो मुझे हमेशा बेचैन कर देती थी। वो कोमल मगर सपाट स्वर में बोले, बेटा, ये मिल है, कोई दानशाला नहीं। यहाँ कुर्सी मांगने से नहीं, काबिलियत से मिलती है। मैंने तैश में आकर कहा, आपने मुझे मौका ही कब दिया? मैं इसे इन सबसे बेहतर चला सकता हूँ। आप बस मेरा रास्ता रोक रहे हैं। ताऊ जी के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आई। वो धीरे से आगे झुके और मेरी आंखों में आंखें डालकर
वो बात कही जिसने मेरी हस्ती को तोड़ दिया। बेटा, पत्नी तो तुझसे संभलती नहीं, फैक्ट्री क्या खाक चलाएगा? ये शब्द नहीं थे, पिघला हुआ शीशा था जो मेरे कानों में डाला गया था। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे नंगा करके बाजार में खड़ा कर दिया हो। क्या उन्हें पता है कि घर में मेरी क्या हैसियत है? क्या वो जानते हैं कि मैं अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बना हुआ हूँ? मेरा गुस्सा एकदम बैठ गया और उसकी जगह शर्मिंदगी और नफरत ने ले ली। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था और बिना कुछ बोले लड़खड़ाते कदमों से केबिन से बाहर निकल गया। पीछे मशीनों का शोर मुझे लगाता महसूस हो रहा था। उस पल मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं मांगूंगा नहीं, बल्कि छीन लूँगा। ताऊजी ने मेरी मर्दानगी को ललकारा था और अब उन्हें उसका जवाब मिलने वाला था। अगली रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी और निर्णायक रात साबित होने वाली थी। ताऊजी के वो शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मेरा गुस्सा पागलपन का रूप ले चुका था। मुझे हर हाल में अपनी ज़िद पूरी करनी थी, चाहे सिर्फ कुछ पलों के लिए ही सही। शाम होते ही घर में खबर फैल गई कि ताऊजी किसी दोस्त के साथ डिनर पर गए हैं और देर से लौटेंगे। यही वो मौका था जिसका मुझे इंतज़ार था। मेरी पत्नी ने सरदर्द का बहाना बनाया और जल्दी सोने चली गई। घर में सन्नाटा था और नौकर जा चुके थे। मैं बिल्ली की तरह दीवार फांदकर ताऊजी के कमरे में पहुंच गया। दिल की धड़कनें तेज थीं, पर बदले की भावना हावी थी। मैं सीधा उनके शयन कक्ष में घुस गया। कमरे में अंधेरा था, पर ताऊजी की महंगी खुशबू ने बता दिया कि मैं ताकत के केंद्र में खड़ा हूँ। मैंने कांपते हाथों से उनकी अलमारी खोली, जहाँ कलफ लगे कपड़े टंगे थे। मैंने एक सफ़ेद कुर्ता और उनकी प्रिय काली शॉल निकाली। कपड़े बदलते समय हाथ काँप रहे थे, पर जैसे ही वो कुर्ता मेरे शरीर पर आया, मुझे एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। मेरा सीना तन गया, गर्दन अकड़ गई और चाल में एक बनावटी रौब आ गया। शीशे के सामने खड़े होकर मैंने खुद को देखा। अंधकार में मेरा प्रतिबिंब बिल्कुल ताऊजी जैसा लग रहा था। मुझे लगा कि मैं राघवन नहीं, बल्कि सेठ अमरनाथ हूँ। उस पल मैंने अपनी गरीबी, अपनी बेबसी और पत्नी के ताने सब भुला दिए। मैं उस कमरे का, उस हवेली का और उस मिल का राजा था। मैं उनकी कुर्सी तक गया और पूरी शान से उस पर बैठ गया। मेज़ पर रखा उनका महंगा सिगार उठाया और सुलगा लिया। ये वो विलासिता थी जिसका मैं सिर्फ सपना देख सकता था। धुएं में मुझे अपना भविष्य चमकता हुआ नजर आ रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और सपने देखने लगा कि कैसे मैं कल सबको अपने पैरों की धूल बनाऊंगा। घड़ी की टिक टिक माहौल को और डरावना बना रही थी। मुझे वहां बैठे आधा घंटा हुआ होगा कि अचानक मेरे कान खड़े हो गए। बाहर बरामदे में किसी के कदमों की आवाज़ आई। मेरा गला सूख गया कि क्या ताऊजी वापस आ गए। आहट और पास आती गई। ये कदम दबे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आया था। मैं जलता हुआ सिगार तुरंत बुझाया और कुर्सी के पीछे छुपकर बैठ गया। कमरे के दरवाजे का हैंडल धीरे से घुमा और एक सन्नाटा छा गया। दरवाज़ा खुला और बाहर की हल्की रोशनी में एक परछाई अंदर आई। मेरा दिल फटने को था, क्योंकि वो परछाई सीधा मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। वो कोई आम चोर नहीं था, क्योंकि वो सामान नहीं ढूंढ रहा था। उसकी नज़रें सिर्फ उस कुर्सी पर टिकी थीं जहाँ मैं बैठा था। वो दबे पैर मेरी ओर बढ़ा। खिड़की से आने वाली रोशनी की एक लकीर उसके हाथ पर पड़ी और मेरी आंखें फटी रह गईं। वो एक तेज़ चाकू था जिसकी नोक पर मौत मुस्कुरा रही थी। मेरा शरीर डर से सुन्न हो गया था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरे पैर भारी हो चुके थे। मैंने ताऊजी का रूप ले रखा था और अंधेरे की वजह से वो व्यक्ति मुझे सेठ अमरनाथ ही समझ रहा था। मैंने सोचा कि अभी उठकर लाइट जला दूं और बता दूं कि मैं वो नहीं हूँ, मगर डर के मारे मेरी ज़ुबान नहीं खुली और वो व्यक्ति अब मेरे सर पर पहुँच चुका था। उसकी सांसों की आवाज़ में एक पागलपन था। उसने चाकू हवा में उठाया। मैंने अपनी मौत को इतने पास से पहले कभी नहीं देखा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और ख़ुद को आखिरी वार के लिए तैयार कर लिया। तभी उसके होठों से एक फुसफुसाहट निकली। आज तुम्हारा खेल ख़त्म बुड्ढे, बहुत सताया है तुमने हमें। ये आवाज़ अजनबी नहीं थी, ये तो मेरी रग रग में बसी थी। ये आवाज़ और ये नफ़रत। मेरे दिमाग में जैसे धमाके होने लगे। मैंने झटके से आंखें खोली और उसी पल बिजली कड़की, जिससे कमरा एक पल के लिए रोशनी से भर गया।
वो पल मेरे लिए परले जैसा था। मेरे सामने खड़ा वो कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी पत्नी थी। वही पत्नी जो कुछ देर पहले सोने का बहाना कर रही थी। उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। उसकी आंखों में वो क्रूरता थी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या वो ताऊजी को मारने आई थी? क्या वो संपत्ति के लिए इतनी अंधी हो चुकी थी? इससे पहले कि वो वार करती, बिजली की कड़क ने उसे भी चौंका दिया। उस रोशनी में उसने भी मुझे देख लिया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया और उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली, तुम? चाकू उसके हाथ से छूटकर गिर गया और हम दोनों एक दूसरे को अजनबियों की तरह देख रहे थे। तुम? मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकला। उसने चाकू उठाने की कोशिश की, पर फिर शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो सीधी खड़ी हो गई और उसकी आंखों से डर गायब होकर एक ढिठाई आ गई। हाँ मैं। वो हंसी और बोली, मैं तुम्हारे लिए करने आई थी, तुम तो डरपोक हो। मैं अपना हक छीनने आई थी। मैंने कुर्सी को मजबूती से पकड़ लिया और पूछा, क्या हत्या करने करके अधिकार मांगा जाता है? वो हमें बर्बाद करने वाला था। वो चिल्लाई। उसे पता चल गया था कि मैंने तिजोरी से गहने चोरी किए हैं और वो कल पुलिस बुलाने वाला था। अगर वो आज ना मरता तो हम जेल में होते। उसके शब्द मेरे दिमाग में धमाकों की तरह फट रहे थे। तो ये थी हकीकत। ताऊजी की बेरुखी और उनकी वो बात, वो सब जानते थे। वो जानते थे कि मेरी पत्नी एक अपराधी है, एक चोर है। वो मुझे नीचा नहीं दिखा रहे थे, बल्कि मुझे उस औरत से बचाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं पागलों की तरह उन्हें अपना दुश्मन समझता रहा। वो मुझे मिल इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि असली डोर उस नागिन के हाथ में होती। मिल मेरे नाम होते ही वो मुझे भी रास्ते से हटा देती। मेरे सामने खड़ी वो औरत अब मुझे अपनी पत्नी नहीं बल्कि एक चुड़ैल लग रही थी। मैंने नफरत से कहा, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तुमने मुझे ताऊ के खिलाफ भड़काया ताकि तुम अपना पाप छुपा सको। तो और क्या करती? उसने चाकू फिर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में खून उतर आया। तुम किसी काम के नहीं हो और अब तुम सब जान गए हो तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो मेरी तरफ झपटी। तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें जल उठीं। उस तेज रोशनी ने हम दोनों को अंधा कर दिया। रुक जाओ! एक गरजदार आवाज़ आई। वहाँ ताऊजी खड़े थे, सही सलामत और सावधान। उनके पीछे पुलिस खड़ी थी। ताऊजी के चेहरे पर वही शांति थी, पर आंखों में दुख का समंदर था। मैंने कहा था ना बेटा। ताऊजी ने अफसोस से सर हिलाया। तुझसे ये औरत नहीं संभलेगी। मेरी पत्नी के हाथ से चाकू गिर गया। वो डिनर और बाहर जाने की बात बस एक नाटक था। ताऊजी जानते थे कि वो हमला करेगी। उन्होंने जाल बिछाया था जिसमें वो और मैं दोनों फंस गए। मैं जो मालिक बनने आया था अब एक अपराधी का पति और नाकाम भतीजा बनकर खड़ा था। पुलिस जब पत्नी को ले जा रही थी तो उसने चिल्लाकर कहा कि मेरा पति भी इसमें शामिल है। इंस्पेक्टर ने ताऊजी की तरफ देखा और मुझे अपनी मौत साफ नजर आने लगी। ताऊजी ने इत्मीनान से हुक्के का दम लिया और वो बात कही जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का चोर नहीं, बस बेवकूफ़ है। और बेवकूफ़ की जगह जेल नहीं बल्कि सड़क होती है। इसे छोड़ दो। पुलिस चली गई और कमरे में सिर्फ मैं और ताऊजी रह गए। मैंने माफ़ी मांगी और कहा कि अब कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ताऊजी उठे और मेरे पास आए। उनकी आंखों में दया नहीं बल्कि हिसाब था। वो बोले, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम मेरे भतीजे हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें मुफ्त की रोटी खाने नहीं दूंगा। तुम्हारी पत्नी ने 25 लाख की चोरी की है और अब ये पैसा तुम चुकाओगे। मैंने पूछा, मैं इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास कुछ नहीं है। ताऊजी ने मेरे शरीर पर मौजूद उनके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले तो ये उधार की खाल उतारो। शेर की खाल पहन लेने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता। मैंने शर्म के मारे कपड़े उतारे और अपने पुराने गंदे कपड़े पहन लिए। ताऊजी ने फैसला सुनाया कि कल सुबह मिल आ जाना। मैनेजर की कुर्सी नहीं बल्कि कोयला झोंकने का काम मिलेगा और सैलरी उधार में कटती रहेगी। आज 5 साल बीत चुके हैं और मैं उसी मिल में काम करता हूँ जिसे अपना समझता था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ऐसी केबिन में नहीं बल्कि नरक की तरह तपते बॉयलर रूम में रहता हूँ। मेरा शरीर काला पड़ गया है, हाथ सख्त हो गए हैं और खांसी नहीं रुकती। रोज़ सुबह जब ताऊजी की चमकती गाड़ी आती है तो मैं कोयला भर रहा होता हूँ। वो मुझे नहीं देखते,
पर हम दोनों जानते हैं कि मैं कैदी हूँ, मैं जेल में नहीं हूँ, पर अपने गुनाहों और कर्ज की ऐसी कैद में हूँ जहाँ से मुक्ति शायद मौत के बाद ही संभव है। ताऊ जी ने मुझे पुलिस को ना सौंप कर रोज़ मरने की सज़ा दी है। और सच तो ये है कि जब तक इंसान अपनी इच्छाओं को काबू नहीं करता, वो दूसरों का ईंधन ही बनता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।